नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही एक ऐसा स्टेप लिया है इंडिया ने जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड कह सकते हैं एक शॉक में आ गया है। दरअसल हुआ क्या है कि नोटिस भेजा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के जो इंडस वाटर ट्रीटी है हम लोग उसको खुद से बदल देंगे, क्योंकि आपकी हरकतों से हम लोग इतना मजबूर हो चुके हैं कि हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एनडीटीवी का ये आर्टिकल है, इसमें लिखा है कि इंडिया इशू नोटिस ओवर इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान एक्शन हैज फोर्स्ड। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आई होप बहुत से लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इंडस रिवर या फिर सिंधु नदी कह लीजिए, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा या फिर हिंदू धर्म का नाम पड़ा है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में इन चीजों से रिलेटेड, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। इंडस रिवर या फिर सिंधु नदी कह लीजिए, ये रिवर तिब्बत में कैलाश पर्वत पे मानसरोवर लेक के पास ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और उसके बाद फिर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए इंडिया में एंटर करती है और इंडिया में फिर लद्दाख, बाल्टिस्तान और गिलगिट के रास्ते होते हुए ये फिर साउथ के डायरेक्शन में बैंड कर जाती है और फिर पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में जाके मिलती है। इस पूरे रास्ते के बीच में कई छोटी मोटी रिवर इसमें जाके मिलती हैं जो कि ट्रिब्यूटरीज इसकी कहलाती है और ये पूरा सिस्टम कहलाता इंडस रिवर सिस्टम। जो मेन रिवर है इस सिस्टम की या फिर जो मेन ट्रिब्यूटरीज है कह लीजिए इंडस रिवर की, वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब हम सबको पता है कि 1947 में इंडिया का विभाजन हो गया था, पाकिस्तान क्रिएट हुआ था 1947 में और शुरुआत से ही इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन रहे वो काफी खराब रहे। पार्टीशन के टाइम पे ही कितनी ज्यादा किलिंग्स हुई थी इसकी कहानियां अक्सर हम लोग सुनते हैं और पाकिस्तान का शुरू से ही प्लान था कि इंडिया पे अटैक करना है, इंडिया को परेशान करना है और कुछ भी करके उससे कश्मीर छीन लेना है। लेकिन जब तक वो ऐसा कर नहीं लेता तब तक एक बहुत बड़ा डर उसको ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सब रीजन्स की वजह से या फिर हमारे किसी एक्शन की वजह से इंडिया क्या करे, क्योंकि ये सारी रिवर इंडिया ही से होके आती हैं पाकिस्तान में, इसलिए इनका वाटर ना रोक दे। क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है वो डिपेंडेंट है इसी इंडस वाटर रिवर सिस्टम पे। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो था ये शुरू से ही था। इसी को सॉल्व करने के लिए 1948 में इंटर डोमिनियन अकॉर्ड साइन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें डिसाइड ये हुआ कि इंडिया वाटर सप्लाई करेगा पाकिस्तान को और इसके एक्सचेंज में पाकिस्तान पेमेंट करेगा इंडिया को। शुरुआत में दोनों कंट्रीज इस पे एग्री हुई, लेकिन बाद में फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया और ये जो अकॉर्ड साइन हुआ था इसका कोई मतलब नहीं रह गया। छोटे मोटे डिस्प्यूट वाटर को लेके डिप्लोमेटिक टेंशन इन दोनों कंट्रीज के बीच में बनी ही थी। तभी क्या होता है कि ये दोनों कंट्रीज अपनी अपनी तरफ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम शुरू कर चुकी थी इस रिवर के इर्द गिर्द, उसके लिए दोनों वर्ल्ड बैंक से फंडिंग मांगती है 1951 में। उसके बाद से फिर वर्ल्ड बैंक की एंट्री होती है इस डिस्प्यूट में। वर्ल्ड बैंक कहता है कि चलो पहले इस इशू को सॉल्व किया जाए, उसके बाद फंडिंग देंगे और इसी को सॉल्व करने के लिए 9-10 साल तक नेगोशिएशन चलती है। फैक्ट फाइंडिंग करता है वर्ल्ड बैंक और कई प्रपोजल को देता है, कई रिजेक्ट होते हैं, कई एक्सेप्ट होते हैं। उसके बाद फाइनली ये दोनों कंट्रीज और वर्ल्ड बैंक मिलके एक एग्रीमेंट पे रीच करते हैं जिसको कंक्लूड किया जाता है और उसका नाम दिया जाता है इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान इस पे साइन करते हैं और वर्ल्ड बैंक की तरफ से वर्ल्ड बैंक के उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे विलियम इलिफ, वो इस पे साइन करते हैं। वो ये ट्रीटी कहती है कि इस पूरे सिस्टम में जो वेस्ट की 3 रिवर्स हैं यानी कि इंडस, चेनाब, झेलम, इसका पूरा अनरिस्ट्रिक्टेड यूज दे दिया जाता है पाकिस्तान को। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इंडिया अपने नॉन कंजम्पशन यूज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए इन रिवर्स के पानी का भी इस्तेमाल कर सकता है। और जो ईस्ट की 3 रिवर है यानी कि रावी, ब्यास, सतलज, इसका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज दे दिया जाता है इंडिया को। जिसका मतलब था कि इस पूरे रिवर सिस्टम में 80% जो पानी था वो दे दिया गया पाकिस्तान को और 20% पानी दिया गया इंडिया को। एग्जैक्ट फिगर की अगर हम लोग बात करें तो 135 मिलियन एकड़ फीट पानी गया पाकिस्तान को और 33 मिलियन एकड़ फीट पानी गया इंडिया को। इसके अलावा इस ट्रीटी में कहा गया कि दोनों कंट्रीज मिलकर एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाएंगी जिसके अंदर 2 कमिश्नर होंगे दोनों कंट्रीज से एक एक। प्लस इस ट्रीटी के जो एनेक्सर सी था उसमें कहा गया कि जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, इंडिया की जो पाकिस्तान को दी गई 3 रिवर है यानी कि जो वेस्टर्न रिवर है उनके पानी का भी इस्तेमाल कर सकता है अपने एग्रीकल्चर यूज के लिए। इसके एनेक्सर डी में भी यही कहा गया इंडिया उन रिवर्स के पानी का इस्तेमाल कर सकता अपने रन ऑफ वाटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। यानी कि इंडिया उन रिवर्स के पानी को नहीं रोक सकता लेकिन उनके बहते पानी का इस्तेमाल कर सकता है अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन इस ट्रीटी में यह भी कहा गया कि इंडिया का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, इंडिया जो डैम्स वगैरह यहाँ पर बनाएगा उस पे पाकिस्तान अगर उसे कुछ ऐसी चीज मिलती है जो कि इस ट्रीटी के खिलाफ है तो उस पे अपना ऑब्जेक्शन उठा सकता है और पूरा इसमें इंडिया के लिए डिजाइन का स्पेसिफिकेशन
प्रोवाइड किया गया कि इंडिया का जो डैम बनेगा वो इस डिजाइन से बनेगा, ये उसका डिजाइन होना चाहिए, ये उसमें स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। इससे अलग वो बनाएगा तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग वो इलीगल होगा। और इस चीज को इंश्योर करने के लिए पूरा प्रोसेस भी बताया गया कि इंडिया को कोई भी प्रोजेक्ट अगर शुरू होगा तो पहले इंडिया क्या करेगा कि उसकी पूरी डिजाइन की डिटेल प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उस पर फिर 3 महीने के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा उसको तो वो उठाएगा, उसके बाद वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। साथ ही साथ एक और इसमें रेगुलेशन क्रिएट की गई कि इंडिया केवल 3.75 मिलियन एकड़ फीट पानी ही अगर चाहे तो स्टोर कर सकता है अपने लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्लॉज थे इस ट्रीटी के। उसके अलावा इस ट्रीटी में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी प्रोवाइड किया गया कि दोनों कंट्रीज में अगर किसी भी बात को लेके कोई डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले इसमें प्रोवाइड किया गया है कि जो परमानेंट कमीशन बनेगा जो दोनों कंट्रीज मिलकर बनाएगी, सबसे पहले तो वो डिस्प्यूट वहां पर रेज किया जाएगा और उसके थ्रू सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है, उससे ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है, तो वर्ल्ड बैंक को कोई भी कंट्री अप्रोच कर सकती है और वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ऐसा ही करेगी और उसके बाद भी दोनों कंट्रीज अगर नहीं सेटिस्फाई होती हैं तो कोई भी कंट्रीज वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट कर सकती है कि इस डिस्प्यूट के लिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बिठाओ जहां पर ये पूरा डिस्प्यूट सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ एक क्लॉज इस ट्रीटी में यह भी रखा गया कि कोई भी कंट्री यूनिटरली इस ट्रीटी को खत्म नहीं कर सकती, इससे बाहर नहीं निकल सकती जब तक दोनों कंट्रीज मिलकर कोई नई एग्रीमेंट, कोई नई ट्रीटी नहीं साइन कर लेते, तब तक इस ट्रीटीज के अंदर दोनों कंट्रीज बाध्य हैं, कंपेल हैं। तो ये सब प्रोवाइड किया गया इस ट्रीटी के अंदर। ना अब हुआ क्या है ये समझो आप लोग। बहुत टाइम तक सब कुछ ठीक चल रहा था, इंडिया के साथ इतने वॉर हुए, इतने टेररिस्ट अटैक किए पाकिस्तान ने, पार्लियामेंट अटैक हो गया, मुंबई अटैक हो गया, या फिर आए दिन जो कश्मीर में हो रहा है या नॉर्मल टेररिस्ट अटैक हो रहा है, उन सब के बाद भी इंडिया ने कभी भी इस ट्रीटी के अगेंस्ट में जाने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की उसका पानी रोक के। और तो और हमें जो पानी मिला हुआ था इस ट्रीटी के अंदर की 33 मिलियन एकड़ फीट, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था वो इंडिया का पानी है, उसको भी हम लोग बह जाने दिया करते थे पाकिस्तान की ओर ताकि वो इसका इस्तेमाल कर ले। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान क्या करता है कि इंडिया कोई भी अपना प्रोजेक्ट इन 3 रिवर्स को जो उसको मिली हुई है उसके इर्द गिर्द शुरू करता है तो इस पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाता है। सबसे पहला जो डैम इंडिया ने बनाने की कोशिश की 1970 में सलाल डैम, उस पे भी पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया था, जिसके बाद इंडिया को कुछ डिजाइन में चेंज करना भी पड़ा अपने। और उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट इंडिया ने शुरू करने की कोशिश की है, चाहे वो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट हो गया, बागली आर प्रोजेक्ट हो गया, किशन गंगा रेटल डैम हो गया, नीमू बाजोगो प्रोजेक्ट हो गया, इन सब पे पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया और लगभग सारे ही ऑब्जेक्शन में वर्ल्ड ने उसके अगेंस्ट में एक्ट किया है। कुछ में इंडिया को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा है अपने प्रोजेक्ट में, नहीं तो बहुत से ऑब्जेक्शन जो पाकिस्तान ने उठाए थे उसमें जितने भी फाइनल डिसीजन हुए वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही हुए। और अभी क्या हुआ है कि इंडिया का जो किशन गंगा और रेटल डैम प्रोजेक्ट था वो पाकिस्तान ने रोक रखा है ऐसे ही ऑब्जेक्शन उठा के, जिसमें से किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में अगर आप लोग को बताऊं तो 2013 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अगेंस्ट में रूलिंग दे चुका है, यानी इंडिया को वो अलाउ कर चुका है कि वो इस पे डैम बना सकता है। और ये जो रेटल डैम प्रोजेक्ट है इसमें भी वर्ल्ड बैंक इंडिया को कह चुका है कि आप इस पे अपना जो डैम है, डैम का प्रोजेक्ट है वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान चाहता है कि दोबारा ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसके लिए बैठे और इस पे जजमेंट दे। और इसी के लिए उसने क्या कि सबसे पहले तो 2015 में वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट की कि आप न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर दो इस सॉल्यूशन के लिए, इन 2 प्रोजेक्ट्स को जो इंडिया बना रहा है उसके इश्यू को सॉल्व करने के लिए। वर्ल्ड बैंक ने ऐसा ही किया, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया गया इसके लिए। लेकिन उसके थोड़े ही टाइम बाद पाकिस्तान कहता है कि नहीं, आप इसके लिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बिठाओ। वर्ल्ड बैंक इसके लिए भी अलाउ करता है और कोर्ट इसके लिए बैठती भी है। लेकिन फिर क्या होता है, इस चीज को लेके वर्ल्ड बैंक पे भी काफी ज्यादा सवाल उठते हैं कि वर्ल्ड बैंक वाकई इस चीज में सॉल्यूशन चाहता है कि बस इस ट्रीटी का मजाक बनाने में तुला हुआ है। दरअसल हुआ क्या कि इस ट्रीटी का जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म था जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया, उसमें ये मेंशन था कि जो पहला स्टेप होगा वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसी के बाद हम लोग दूसरे स्टेप पे मूव करेंगे। यानी कि सबसे पहले परमानेंट कमीशन में जाएगी ये डिस्प्यूट और वहां से अगर सॉल्व नहीं होती तो फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाएगा और फिर वहां से भी नहीं होता तब जाके परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसमें बैठेगा। लेकिन पाकिस्तान के कहने पे वर्ल्ड बैंक ने दोनों एक साथ ही कर दिया, ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है इसको भी अपॉइंट कर दिया और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी ये डिस्प्यूट पहुंचा दिया। अब इससे होगा क्या कि एक तो चलो ये ट्रीटी के अगेंस्ट में है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा मान लो ये दोनों चीजों ने अपोजिट में एक दूसरे के रूलिंग किया तो किसका जजमेंट माना जाएगा और किसका नहीं, इसको लेके भी कंसर्न था। इसीलिए वर्ल्ड बैंक को भी ये समझ में आया और ऑलरेडी जो उसका क्रिटिसिज्म हो रहा था उसको देखते हुए भी वर्ल्ड बैंक ने 2016 में ये जो पूरा रिजोल्यूशन का प्रोसेस था इसको पॉज कर दिया।
फिर 2017 से लेके 2022 तक इंडिया ने कई कोशिश की कि परमानेंट कमीशन जो है उसमें हम लोग बात करें पाकिस्तान के साथ इन दो प्रोजेक्ट को लेके जो उसने रोड़ा लगा रखा है वो हटाए, लेकिन पाकिस्तान ने जितनी भी मीटिंग हुई है परमानेंट कमीशन की 2017 से लेके 2022 तक, उसमें किसी में भी बात नहीं किया है। और यही इंडिया ने कहा है कि हम लोग ने बहुत कोशिश कर ली लेकिन आप लोग बात भी नहीं करना चाहते हो, आप सीधे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में यह डिस्प्यूट रेज करना चाहते हो और इसीलिए आपकी हरकत से हम लोग परेशान हो चुके हैं और अब हम लोग इस ट्रीटी में यूनिलैटरली चेंज कर देंगे। जो काम हम लोग ने जब हम लोग के बीच में वॉर थी तब भी नहीं किया था वो हम लोग कर देंगे। कुल मिला के बात यह है कि इंडिया जो है वो कहता है कि आओ इसे परमानेंट कमीशन जो है उसमें डील किया जाए या फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट के थ्रू डील किया जाए, लेकिन पाकिस्तान चाहता है नहीं, इसको हम लोग परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ही सीधे रेस करेंगे। जबकि एक बार जैसा कि मैंने आप लोग को बताया किशन गंगा प्रोजेक्ट के केस में पाकिस्तान के अगेंस्ट में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑलरेडी जजमेंट दे चुका है और यहीं पर पूरा जो डिस्प्यूट है वो है। अभी लास्ट ईयर ही वर्ल्ड बैंक ने दोबारा रिज्यूम कर दिया है ये जो रिजोल्यूशन प्रोसेस था उसको। अभी दोनों ही इस पे काम कर रहे हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंटेड है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी फ्राइडे से बैठ चुकी है इस पे, जिसको इंडिया पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रहा है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी तो जो सिचुएशन है वो मैंने आप लोग को बता दिया कि इंडिया पूरी तरीके से पार्ट लेने से मना कर रहा है पीसीए के इस प्रोसीडिंग में। बाकी इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊं तो ये अब तक की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है वर्ल्ड में। यूएस के प्रेसिडेंट राइट आइजनहोवर जो थे उनने इस ट्रीटी के बारे में कहा था कि ये वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट है पूरे डिप्रेसिंग वर्ल्ड में। इस सब चीज का जो मेन रीजन है वो है इंडिया की मैच्योरिटी। जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं कि इतने वॉर हो जाने के बाद भी, इतने ज्यादा टेंशन हो जाने के बाद भी, जब टेंशन पीक पे थे तब भी इस इंडिया ने इस ट्रीटी के अगेंस्ट में जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब बहुत ज्यादा ही हो गया, जब पाकिस्तान ने रुकने से साफ मना कर दिया, तब 2016 में उरी अटैक के बाद इंडिया ने डिसाइड किया कि एटलीस्ट हमारा पानी जो पाकिस्तान में बह के चला जाता था उसको तो हम लोग यूटिलाइज करेंगे। भले पाकिस्तान का पानी नहीं रोकेंगे लेकिन हमारा पानी जो पाकिस्तान में बह के चला जाता था उसको नहीं जाने देंगे। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस समय कहा था कि ब्लड एंड वाटर कुड नॉट फ्लो टुगेदर, यानी खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो उसके बाद से ही इंडिया ने कई जो स्टॉल प्रोजेक्ट थे उसके इस एरिया में उसको दोबारा शुरू किया है और नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए। कई प्रोजेक्ट को उसने नेशनल प्रोजेक्ट का टैग दे दिया ताकि उस पर जल्दी जल्दी काम पूरा हो सके और अभी भी काम वो चल रहा है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ कभी इतने डैम बनाने की जरूरत नहीं समझी कि वो अपने लोगों को इसके थ्रू पानी पूरा प्रोवाइड कर सके, लेकिन इंडिया कोई डैम बनाता है तो वो जरूर उसके खिलाफ ऑब्जेक्ट करता है। पाकिस्तान अगर चाहता तो वो अपने डैम्स बना के काफी पानी स्टोर कर लेता और उसके थ्रू काफी ज्यादा वाटर सिक्योरिटी अपने लोगों को प्रोवाइड कर लेता, लेकिन उसने आज तक ऐसे नहीं किया। कुछ डैम बनाए हैं उसने लेकिन वो आज के टाइम में भी सफिशिएंट नहीं है। इंडिया के ये सारे जो प्रोजेक्ट्स अगर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद इंडिया अगर चाहे तो पाकिस्तान का पानी भी रोक सकता है और अगर ऐसा इंडिया करता है तो हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी पाकिस्तान की। बिना पानी के तो हम सब जानते हैं कि कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता। एक तरीके से ऐसे समझ लो कि पूरी तरीके से पाकिस्तान का गला आ जाएगा इंडिया के हाथ में अगर ये डैम्स जो होते हैं वो कंप्लीट कर लेता है इंडिया तो। लेकिन इसके साथ ही साथ इसको लेके जो कंसर्न है वो भी रेज किया जाता है कि आज के टाइम में जो वाटर को वेपन की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि चाइना का इशू में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि चाइना इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र रिवर आती है उसका पानी रोकने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए डैम बना रहा है और इंडिया का ये जो डैम है इंडस रिवर पे ये सब एथिकल इश्यूज भी उठाते हैं कि क्या हम लोग को वाटर को वेपनाइज करना चाहिए या नहीं, वाटर को ऐसा हथियार यूज करना चाहिए या नहीं। कितने मासूम बेगुनाह और जो आम नागरिक है उनकी जान भी इसकी वजह से जा सकती है। वैसे ही पाकिस्तान में देखने को मिला है कि उसके जो लोअर रीजन है यहाँ पर उसमें वाटर की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है जिसकी वजह से। तो ये सब इश्यूज हैं इसको लेके और बाकी सब तो मैं बता दिया आपको। इस वीडियो को मैं यहाँ पर करूंगा खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।